नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब एक पिता को पीना पड़ा अपने ही बच्चों से अपमान का घूंट। भीड़ की शक्ल में खड़े लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे थे। लोग आपस में बातें करते भी तो फुसफुसाकर। विचित्र से वातावरण की सृष्टि हो रही थी। सुशील भैया के पिताजी का देहांत हो गया था। इस मोहल्ले के आबाल वृद्ध सबके लिए वह चाचा ही थे। चाचा की निष्प्राण देह अंतिम यात्रा को रवाना हो गई थी। रिश्तेदार तो साथ थे ही, पास पड़ोस के जितने भी लोग बतौर तमाशबीन खड़े थे वह सब साथ हो लिए थे। मोहल्ले में इक्का दुक्का सज्जन ही साथ न गए हों। अपने बरामदे में अम्मा के साथ मैं भी खड़ी थी। अजीब सी उथल पुथल मची थी मेरे मन में, आसानी से न थमने वाला तूफान। सविता भाभी के घर 3-4 दिनों से ताला क्यों बंद है? कहाँ गई किसी से बगैर कुछ कहे? तिवारी जी यानी चाचा के मकान से तीसरा मकान सविता भाभी का था। सविता भाभी से मेरा परिचय 2 साल पुराना था। उस वक्त वह और उनकी माताजी नई नई आई थी। 35-36 की उम्र, मध्यम कद, चमकदार गेहुआ रंग, भरा भरा चेहरा, बड़ी बड़ी भावप्रवण आंखें, कमर तक लटकी लंबी चोटी। साधारण से नयन नक्श होते हुए भी एक आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में। सूनी मांग, सूना गला, सूनी कलाइयाँ, हल्के रंग की साड़ियाँ कहीं यह बयान कर दी थी कि सिंदूर, बिछिया, पायल, चूड़ी पहनने का सौभाग्य विधाता ने उनसे छीन लिया है। धीमे स्वर में बात करना, ना के बराबर हंसना उनकी आदत थी। ऐसा लगता था जैसे अपने पति की मृत्यु की जिम्मेदार वह खुद को ही समझती थी। उनका नियत समय से घर से निकलना, शाम को ठीक एक वक्त पर थकी हारी घर वापस आना। पता नहीं क्यों दूर से ही देखकर ही मुझे सविता भाभी बड़ी अच्छी लगती। धीरे धीरे बर्तन मांजने वाली बाई से पता चला विधवा है। 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में पति का देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने कलंकनी का खिताब देकर नाता तोड़ लिया। माता पिता की एकमात्र संतान थी सविता भाभी, वह भी पिता की बेहद लाडली। ससुराल वाले भले ही कलंकिनी बोलकर नाता तोड़ लें, पर पिता जिगर के टुकड़े को वक्त के थपेड़ों में अकेला कैसे छोड़ दे। माता पिता का प्यार बरगद की वह शीतल छांव होती है जिसमें दुनिया का दिया बड़े से बड़ा घाव और विधाता का दिया बड़े से बड़ा दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पिता ले आए बिटिया को अपने पास। वक्त का पहिया घूमता रहा। सविता भाभी के पिता उन्हें ले तो आए अपने पास, पर बिटिया का दर्द क्या होगा, उसका भविष्य, और उनके खुद के न रहने पर क्या करेगी बिटिया? यह सारे सवाल उनके मन को हर पल मथते रहते। उनका वृद्ध शरीर टूटे हुए मन का साथ न दे पाया। स्नेह और ममता के सारे बंधन वह एक ही झटके में तोड़ गए। डॉक्टरों ने कहा जोरदार हार्ट अटैक था। सविता भाभी तो जैसे अथाह समुद्र में आ पड़ी। इस निष्ठुर संसार में अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा था सिवाय माँ के। अपना दुख परे हटाकर अपनी माँ को इस दुख में सहारा देना ही जैसे उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया। ऐसे कठिन समय में एक बेगाने और अनजाने शहर के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिलना जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। सो पिता का छोटा सा मकान बेचकर इस शहर के इस मोहल्ले के किराए के मकान में रहने आ गई। धीरे धीरे सविता भाभी की माँ यानी हम सबकी चाची मोहल्ले में मिलने जुलने लगी। सविता भाभी का दुखद जीवन, उनकी माँ का नरम गरम स्वास्थ्य अब हम सब जानने लगे थे। चाची सबसे मिलती, सबके घर बैठ भी लेती, पर सविता भाभी स्कूल से आने के बाद का समय अधिकतर घर में ही बिताती। हाँ, स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप तक के रास्ते में मोहल्ले के जो भी बड़े बुजुर्ग सामने दिखते, उनका हाल पूछना, उनसे सादर संभाषण, महिला वर्ग को कभी काकी कभी भाभी कहकर बात करना रोज की बात थी। ऐसे ही रास्ते चलते तिवारी चाचा से भी बात हो जाती। तिवारी चाचा सिर्फ सविता भाभी से ही बात नहीं करते, वह तो भाभी की माताजी से भी बात करते। कभी कभी भाभी की माँ को पढ़ने के लिए पत्रिकाएं भी दिया करते। सविता भाभी से बातचीत करके चाचा बहुत खुश हो जाते। कभी कभी बस स्टॉप पर बस के इंतज़ार में खड़ी भाभी से बस जब तक ना आ जाए तब तक बात भी कर लेते। उन दोनों की बातों का दायरा बड़ा विस्तृत था। कभी और आगे पढ़ाई करने की सलाह, कभी हिंदी साहित्य पर चर्चा, कभी कभी कोई धार्मिक प्रसंग ही छेड़ देते। चाचा की बातचीत का लहजा देखकर लगता जैसे जिंदगी की इस जंग को जीतने की कोशिश करने के लिए सविता भाभी की हौसला अफजाई कर रहे हों। हर इंसान का शाबाशी देने का तरीका अलग अलग होता है। यह तिवारी चाचा की अपनी स्टाइल थी। वैसे भाभी के लिए सविता बिटिया या सविता बेटा के अलावा दूसरा कोई संबोधन किसी ने चाचा के मुँह से आज तक नहीं सुना था। अब तिवारी चाचा के बारे में बताना भी ज़रूरी है।
चाचा इस मोहल्ले के पुराने बासिंदों में से एक हैं। उनकी धर्मपत्नी का जब स्वागत हुआ तब बिटिया गौरी 5 साल की थी और बेटा सुशील 2.5 साल के थे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन भर ऑफिस का काम, शाम को बच्चों का साथ। दिक्कतें तो जरूर आई होंगी, पर सुखद वृद्धावस्था की उम्मीद में वह सब सहर्ष झेल गए। पढ़ाई पूरी होने पर अच्छा घर बार देखकर गौरी का ब्याह कर दिया। चाचा ने जैसे गंगा नहा लिया। गृहस्थी की गाड़ी अकेले खींचते खींचते थक गए थे। चाचा के हम उम्र दोस्त भी अब सलाह देने लगे, भैया तिवारी जी, इस सुशील का भी ब्याह कर दो ना, अब छोरा कोई बच्चा तो रहा नहीं। यूं तो सुशील भैया अच्छे नंबरों से MSc पास हुए थे। नौकरी के लिए आवेदन भेजते भेजते 1-1.5 साल बीत भी गया, पर नौकरी को न मिलना था तो नहीं मिली। सुशील भैया अक्लमंद निकले। नौकरी ढूंढने में वक्त ना गंवाकर घर पर एक छोटी सी कोचिंग क्लासेस खोल ली। मेहनती तो वह हमेशा से ही थे। लक्ष्मी मैया का वरद हस्त भी उनके सिर पर रहा। उनकी कोचिंग ऐसी चली कि नौकरी न मिलने का दुख सुशील भैया तो भूल ही गए, चाचा जी भी भूल गए। वक्त चलते सुशील भैया का ब्याह सोना भाभी से हो गया। समय गुजरता रहा। एक वक्त वह भी आया जब चाचा ने पोता होने की खुशी में मोहल्ले में लड्डू बांटे। समय का चक्र घूमता रहा। अब ना तो वह सुशील भैया उतने सुशील रह गए और ना ही सोना भाभी खरा सोना साबित हुई। घर की हवा कितनी गर्म है, चाचा के मन में कैसा कैसा तूफान जोर मार रहा है, बाहर वालों को इसकी कभी भनक नहीं पड़ी। उनकी काम वाली बाई से यह सारी बातें धीरे धीरे हम लोगों ने जानी। काम वाली बाई छोटी छोटी बातों को चटपटी खबर बनाकर मोहल्ले की महिला वर्ग को परोस जाती। महिला वर्ग उसमें अपनी ओर से थोड़ा और मसाला मिलाकर पुरुष वर्ग को परोस देती। खबर मिलती, देखना कमलाबाई, सुबह सुबह थोड़ी आंख लग गई। रसोई से खटर पटर की आवाज़ सुनकर नींद खुल गई। देखा तो बुढ़ऊ पतीले का आधा साधा दूध निकाल कर चाय बनाने की जुगत में चाय की पत्ती टटोल रहे थे। अरे भाई, 7 ही तो बजे थे, मरे जाते हैं चाय पीने के लिए, क्या पता है ऐसी कौन सी गंदी आदत है। कभी कमलाबाई की जुबान सुनाई पड़ता, मालूम बाई, चाचा को खाने में भाभी बासी रोटी भर देती हैं। अरे मैंने खुद देखा है, बेचारे मुंह से कभी कुछ नहीं बोलते, देवता है देवता, जो कुछ भी मिल गया तो खा लेते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कमलाबाई के जरिए नाना तरह की बातें पता चलती। एक दिन कॉलेज से लौटने पर मोहल्ले में अजीब सी हलचल दिखाई पड़ी। औरतों का एक झुंड सविता भाभी के घर से थोड़ी दूर पर खड़ा धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहा था। 4-5 औरतें मेरे घर के सामने भी खड़ी थीं। 3-4 काम वाली बाई लोग भी दाहिने और खड़ी मुंह पर पल्ला रखे आपस में फुसफुस कर रही थी। घर के दरवाजे के पास मैं जैसे ही पहुंची, मिश्राइन चाची बोली, अच्छा रेनू की अम्मा चलते हैं बहन। मुझे बड़ा विचित्र सा एहसास हुआ। क्या हुआ अम्मा, मैंने माँ से पूछा। मुझे मन ही मन लग रहा था जैसे कोई भारी गड़बड़ अवश्य हुई है। अंदर आओ बेटा, हाथ पांव धो, नाश्ता करो। अम्मा टालने की गरज से मेरे साथ अंदर चली आई थी। यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ अम्मा। कमलाबाई कमर पर हाथ रखे अंदर आई और बोली, ये सारी बातें छुपाना तो है नहीं भाई, बता काहे नहीं देती। बिटिया को सोई समझ में आवे कैसे कैसे इंसान है दुनिया में। देवता जैसे चाचा को ऐसे बदनाम करो कि का बतावें, कलेजा फटो जात है। कमलाबाई से ही पता चला सविता भाभी को भी भाभी के द्वारा चाचा के साथ अक्सर दुर्व्यवहार करने की खबर मिली रही होगी। अब सविता भाभी ने पनीर की सब्जी बनाकर सोना भाभी के हाथ में इस उम्मीद से दिया कि जब सुशील भैया सोना भाभी खाएंगे तो चाचा को भी थोड़ा सा तो देंगे ही। बदले में सोना भाभी ने सब्जी से भरी कटोरी दूर फेंकी थी और इतनी जोर जोर से चिल्लाकर सविता भाभी पर लांछन और अपवादों की झड़ी लगा दी कि पूरा आस पड़ोस चाचा के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। जा बड़ी सब्जी लेकर चली आई। अरे हम क्या खाना नहीं देते इनको, समझती क्या है अपने आप को। इतना चिंता है तो लेकर क्यों नहीं जाती अपने घर में, रख ले अपने यहाँ बनाकर अपना कहीं की। सविता भाभी अचकचाकर हतप्रभ सी सोना भाभी की ओर देखती रह गईं। एक और विश्वास का भाव उनकी आंखों में तैर गया। आहत होकर उन्होंने सुशील भैया की ओर देखा। सुशील भैया बरामदे में ही खड़े रहे चुपचाप। सोना भाभी के साथ इतने सालों से गृहस्थी निभाते निभाते सुशील भैया शायद वह हिम्मत भी खो चुके थे कि उनकी अपनी रटचंडी स्वरूपा गृह स्वामिनी को शिष्टाचार की सीख दे सके या उनके विरुद्ध कुछ बोल सके। सोना भाभी का बोला हुआ एक एक शब्द जैसे अंगार की तरह सविता भाभी के मन को जला रहा था। वह निःशब्द पर स्थिर कदमों से अपने घर की ओर चली गईं। सोना भाभी उतना जल्दी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थी।
उनकी जबान आग उगलती ही जा रही थी। अरे साहब, बड़ी सती सावित्री बनी फिरती है, हमें क्या खबर नहीं मिलती कि घंटों बस स्टॉप पर खड़े खड़े बुढ़ऊ से बातें करती रहती है। आई थी बड़ी बड़ी बातें बनाने। कमलाबाई के मुंह से यह सब सुनकर दिल बैठ सा गया। सोना भाभी इतने नीचे गिर सकती हैं? सुशील भैया की चुप्पी, सोना भाभी की हद दर्जे की गिरी हुई सोच, मेरी अम्मा और मोहल्ले के अन्य उम्रदराज लोगों को तटस्थ भाव। मुझे लगा इंसान को पहचानना कतई आसान नहीं है। हर दिन सूरज उगता है और इंसान के चरित्र का एक नया पहलू उजागर हो जाता है। 2 दिनों तक न सबिता भाभी के घर का दरवाज़ा खुला और न चाचा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सुशील भैया आवाज़ देते देते दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते हार गए। चाचा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो नहीं खोला। तीसरे दिन सुशील भैया ने दरवाज़ा तोड़ दिया। 2 दिन तक बिना खाए बिना पानी पिए चाचा के हाल बेहाल थे। सुशील भैया बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, मिन्नतें की, माफ़ी मांगी, पर चाचा ने ना उनकी तरफ देखा और ना खाया और ना ही पानी पिया। उनकी पुत्र वधू ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए थे। सोना भाभी ने जो जहर सबिता भाभी को इंगित करके उगला था, उसका दंश चाचा भी भोग रहे थे। वह लज्जा, वह दुख, अभिमान, वह अपमान किसे कहते, और कहते भी तो क्या कहते? कोई गैर अगर यह सब कहता तो वह समुचित उत्तर भी देते। यहाँ तो कहने वाले उनके अपने थे। सोना भाभी की जहरीली जुबान ने उन्हें जो दर्द दिया था, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उन्हें सुशील भैया की चुप्पी ने दिया था। यह वही सुशील था जिसे नहलाते, खाना बनाकर खिलाते, स्कूल का होमवर्क कराते, उसके कपड़े धोते, तैयार कराते। उन्हें कभी झुँझलाहट नहीं हुई, कभी भी गुस्सा नहीं आया। माँ और बाबूजी दोनों का किरदार उन्होंने खूब निभाया था। मोहल्ले वालों का विरोध जताने का तरीका भी निराला था। चाचा से वह पूरी सहानुभूति रखते थे और उनके अनकहे दर्द को गहराई से महसूस भी करते थे। सुशील भैया से न तो कोई बात करता, ना कोई उनसे कैफियत मांगता, ना तो कोई उन्हें सलाह ही देता। यदि वे किसी के पास सहानुभूति की उम्मीद से जाते तो वह वहीं निरुत्तर खड़ा रह जाता, ना तो हाँ कहता और ना तो ना कहता। भोजन पानी त्यागने के 6वें दिन से ही चाचा को बीच बीच में बेहोशी छाने लगी। मोहल्ले के मिश्रा चाचा से रहा नहीं गया, वह चाचा को देखने चले गए। उनके पलंग के पास पहुंचते ही चाचा ने उनका हाथ अपने असक्त हाथों से पकड़ा। बड़ी तकलीफ से रुक रुक कर बोले, सुशील की अम्मा से हर पल मैं माफ़ी मांगता रहता हूँ। मेरी परवरिश में कहीं खोट होगी। वह जिंदा होती तो सुशील ऐसा तैयार नहीं होता। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। मिश्रा चाचा जी भी आंखें पोंछते पोंछते बाहर आ गए। क्या दिलासा देते अपने दोस्त को। दोस्त के दिल में उठी टीस को मिश्रा चाचा अपने दिल में महसूस कर रहे थे। भोजन पानी त्यागने के 10वें दिन ही चाचा ने यह संसार त्याग दिया। इसी बात का अंदेशा सबको था, फिर भी चाचा के देहांत की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर में भीड़ जुटने लगी थी सुशील भैया के दरवाजे पर। भैया से कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। चाचा के स्नेही जन उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी में जुटे थे। महिला वर्ग अपने अपने दरवाजे पर शांत बैठा था। सबके मन में कई सवाल घुमड़ रहे थे। जिन बच्चों को माता पिता इतने लाड से पालते हैं, वह क्यों माता पिता के मन को समझ नहीं पाते? अपने अरमानों की आहुति दे देकर जिन बच्चों को माता पिता इस लायक बनाते हैं कि वह इस संसार में सिर उठाकर जी सके, वही माता पिता उन बच्चों के लिए क्यों बोझ बन जाते हैं और उन्हीं माता पिता को बच्चों के द्वारा दिए गए अपमान का घूंट पीना पड़ता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।